लोग करने जा रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का चैप्टर। क्लास 12th का है, ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2, वैसे चैप्टर नंबर 11 कहा जाएगा ओवरऑल का। इसमें मैं करना क्या है आज हमें इसका लास्ट वीडियो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स का, और उसमें हमें पोर्शन करना है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ईथर्स का इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स एंड देन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। तो हम लोग ये सब करने जा रहे हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे प्रोत्साहन मिलता रहे और आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ जिससे आपका अच्छा फ़ायदा हो और आप अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन कर सकें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं आप लोग तो पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठें प्लीज़, जिससे आप उसको नोट भी कर पाएँ जो आप सीख रहे हैं और उसकी बाद में अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर पाएँ। बार बार वीडियोज़ को चला के देखिए और उसको अच्छी तरह समझिए। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स में रिएक्शन सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में होता है क्योंकि वहाँ से H जो है H+ के फॉर्म में निकल सकता है। वहाँ पर हमारा sp2 कार्बन है और डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है। डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यदि उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जैसे यहाँ पर OH है तो फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और बल्कि और ज़्यादा प्रिफरेबली होता है और अच्छी तरह से होता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर हमने देखा हुआ है फिनॉल में रेजोनेंस में कि ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी तो क्या होगा, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जिसको जो चीज़ जहाँ मिलता है वहाँ जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ईजिली ऑर्थो पैरा पर आकर अटैक करेगा, वहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और वहाँ से H+ को हटा देगा। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें हमें कौन कौन सा करना है रिएक्शंस उसको ज़रा देखिए। सबसे पहले हमें नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन में फिनॉल का जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो ओनली हमारा HNO3 डाइल्यूट से काम चल जाता है। जैसे क्लोरोबेंजीन सबका करवाते थे तो क्या करना पड़ता था, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लेना है हमें और H2SO4 एज अ कैटलिस्ट ऐड करना था वहाँ। यहाँ पर क्यों नहीं ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि OH ग्रुप हमारा काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, काफ़ी अच्छा +R इफेक्ट है, क्योंकि जनरली इसमें से H+ निकल जाता है और ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो अपने नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए हमेशा +R दिखाएगा प्रीडोमिनेंटली। इसका जो +R है वह बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, इस वजह से कम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी काम कर लेता है। इस बात को ध्यान में रखना है, इसलिए हमारा डाइल्यूट में काम हो रहा है। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्लियरली ऑर्थो एंड पैरा बनेगा। एक हमने ऑर्थो लिखा, दूसरा पैरा। हम लोग अभी तक करते आए हैं कि हमारा ऑर्थो वाला माइनर होता है और पैरा मेजर होता है, बट यहाँ पर बात कुछ और है। यहाँ पर ऑर्थो पैरा दोनों ही मेजर है बच्चों। तो दोनों मेजर है क्यों और कितने कितने अमाउंट है, ये 47% है ऑलमोस्ट और ये अप्रॉक्सीमेटली 51% है। तो दोनों का कॉम्परेबल अमाउंट दिख रहा है, ना किसी को इसमें हम मेजर कह सकते हैं कंप्लीटली, ना माइनर कह सकते हैं। तो क्लियरली दोनों का कॉम्परेबल अमाउंट है। क्यों यहाँ पर ये माइनर क्यों नहीं बन रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टेबलाइज्ड है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसमें हम जानते हैं कि O- होता है N पर प्लस चार्ज, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। तो ये O- जो है फिनॉल वाले H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जिसकी वजह से NO2 को यहाँ पर ये आराम से खींच के रख सकता है, यानी वहाँ पर स्टेबलाइज कर सकता है, जिससे आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी एक ठीक ठाक अमाउंट में, कंपेरेबल अमाउंट में एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा।
फिर भी पैरा नाइट्रोफिनॉल थोड़ा और ज़्यादा अमाउंट में, क्यों? तो ये हमारा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसका ध्यान रखना। ये हमारा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और ये जो बनाएगा इंटर मॉलिक्यूलर। यहां पर हमारा फिनॉल है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में बनता है। मॉलिक्यूल या तो आइडेंटिकल हो सकता है या नॉन आइडेंटिकल, अलग अलग हो सकते हैं। उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। और एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना रहा है, जिसकी वजह से ऑर्थो हमारा मेजर हो गया, और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल बना रहा है। अब दोनों का यदि कंपेरेबल अमाउंट है तो दोनों को हमें अलग अलग सेपरेट करना होगा। तो किस मेथड से करेंगे? तो इनको हम ईजिली स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 14 to 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, और ये हमारा स्टीम से वोलेटाइल है, यानी स्टीम भी इस पर देंगे तो ईजिली ये वोलेटाइल यानी वेपर फेज में आ जाता है, तो इसको आराम से अलग किया जा सकता है। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल हमारा वेपर से उसमें नहीं हो पाएगा, डिस्टिल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने अभी बताया कि 18 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या करवा रहा है? एसोसिएशन करवा रहा है मॉलिक्यूल का, दो मॉलिक्यूल को मिला रहा है, जिससे उसका कंपेरेबल मास बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मिल नहीं पा रहा है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो गया है। ये आपस में इन्होंने क्या किया है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है। यदि हम आपस में दोनों हाथ को जोड़ लें तो क्या हम किसी दूसरे का हाथ पकड़ पाएंगे? क्या हमारी स्ट्रेंथ बढ़ पाएगी? तो नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर है बच्चों, कि यहाँ पर क्या है कि हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है आपस में ही जुड़ गया है, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया भी कम हो गया है और बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए स्टीम से डिस्टिल हो जाता है। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। यूज टू सेपरेट देम, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये सब किसकी वजह से है? हमारा इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब यहाँ पर आता है, सर यदि हम यहाँ पर बनाना चाहें, यदि हमने यहाँ पर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन करवा दिया तो क्या होने वाला है? तो देखिए उसको, यदि हम यहाँ पर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन करवाते हैं, एक तरह से कहा जाए यहाँ पर कंप्लीट नाइट्रेशन हो जाता है। OH हमारा क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो जितने भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है हर एक जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा, हर एक जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया? 2,4,6 IUPAC के बेसिस पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहा जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है हमारा। अब ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है, इसका जो कमर्शियल नेम है वो है पिक्रिक एसिड, और काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। बच्चों यहाँ पर यदि CH3 होता, अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम TNP कह सकते हैं, और यहाँ CH3 होता तो ये टॉल्विन होता। टॉल्विन की वजह से कहा जाता है इसको ट्राई नाइट्रोटॉल्विन यानी TNT। और TNT आप लोग जानते हैं एक अच्छा सा एक्सप्लोसिव है और डायनामाइट का एक कंस्टिट्यूएंट था। तो मैं वहाँ पर इसका लिख देता हूँ फॉर्मूला। यदि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर NO2 होता, ये कहलाता हमारा TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन
यदि हम IUPAC नेम लिखेंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन हो सकता है। इससे आप नोमेनक्लेचर भी आराम से सीखते जा रहे हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमारा यहाँ पर ब्रोमिनेशन करेंगे। तो सेकेंड हमारा है ब्रोमिनेशन का। तो यदि हम ब्रोमिनेशन करना चाहते हैं बेंजीन में तो आपको याद होगा आराम से Br2 FeBr3 वगैरह सब ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देता है, उसको करवाता है, वो लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाला है नॉन पोलर सॉल्वेंट या वेरी वीकली पोलर सॉल्वेंट में, या तो आप यहाँ पर CH2 यूज कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, या CHCl3 यूज कर सकते हैं और CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और इसमें फिर हम Br2 डालेंगे। ये हमारा यहाँ पर कैटलिस्ट होगा और यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बन जाता है, और पैरा डेरिवेटिव हमारा मेजर होगा। हम यहाँ पर ओनली मेजर को दिखा लेते हैं, ऑर्थो हमारा क्या है, माइनर है। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऑर्थो भी बना देता हूँ बच्चों। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या देखा, यहाँ पर हमारा पैरा वाला मेजर आया और ये माइनर है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनने वाला है। Br कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। F होता है, लेकिन वो भी जब H के साथ प्रेजेंट हो। F जो एक हैलोजन है Br के ग्रुप का ही है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट उसको फिर हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए तभी बना पाएगा। तो Br नहीं बना पाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सिमेट्री की वजह से हमारा पैरा ही मेजर होगा। अब यहाँ पर आता है यदि हमने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, मेनली वाटर, तो क्या होने वाला है। Br2 वाटर ले लिया जो कि हमारा पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है। यानी एक तरह से कंप्लीट ब्रोमिनेशन हो जाता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर में ये क्या करता है, H+ को लूज कर देता है और बन जाएगा फेनोक्साइड आयन। फेनोक्साइड आयन मैं पीछे भी मेंशन कर चुका हूँ। फेनोक्साइड आयन आपका OH से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग +R रखता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप ज़्यादा होने की वजह से, एक्टिवेटिंग एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये Br को ईजिली अपने तीनों पोजीशन पर ड्रॉ कर सकता है, तीनों जगह से H+ को लूज कर सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Br के केस में होगा। तो ब्रोमीन वाटर करने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और यदि हम CH2 में रिएक्शन करवाते हैं तो आपका ओनली पैरा हमारा मेजर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिमर-टिमन रिएक्शन और कोलविज रिएक्शन। तो पहले हम जरा देख रहे हैं कोलविज रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो जरा इस पर ध्यान देंगे। यदि फिनॉल का रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं तो ये बन जाएगा फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड, और सोडियम फेनोक्साइड हमारा आयनिक कंपाउंड है, तो क्लियरली इसमें फेनोक्साइड आयन हमारे पास प्रेजेंट होगा। अब फेनोक्साइड आयन क्या है, हाईली एक्टिवेटिंग है, तो क्या कर सकता है ये नॉन पोलर जो हमारा कंपाउंड है इसको भी पोलराइज कर देता है। ये हमारा माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी हमारा पोलराइज हो जाएगा। और कहाँ से, पोलराइजेशन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ऑर्थो हमारा नज़दीक है, ज़्यादा नियर है, तो ऑर्थो हमारा इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा, तो इसका जो पाई बॉन्ड है उस पर डीलोकलाइज हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, अब C इसमें ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और H+ यहाँ से बाद में रिलीज हो जाता है।
मैं सीधे सीधे उसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ONA, और यहाँ पर C अटैच हो गया, जिसमें से एक O-, क्योंकि यहाँ का पाई बॉन्ड इस पर डिलोकलाइज हो रहा है, और एक O डबल बॉन्ड के फॉर्म में एज इट इज़ है। अब यदि यहाँ पर हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दें तो क्लियरली ONA में से Na हट जाएगा और इसको भी H मिल जाएगा। ये हमारा बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड, जिसको 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। कमर्शियली ये हमारा है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका कमर्शियल नेम है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड यहाँ पर हमारा बन रहा है। अब हम लोग करने जा रहे हैं रिमर-ट्रिमेन रिएक्शन। रिमर-ट्रिमेन रिएक्शन, इसमें यदि हम फिनॉल का रिएक्शन अब फिर NaOH से करवाते हैं तो बच्चों क्या बनता है स्टूडेंट्स? क्लियरली हमारा सोडियम फेनोक्साइड बनता है। अब यहाँ पर यदि हम वीकली पोलर कंपाउंड लें, क्लोरोफॉर्म, तो क्लियरली इसको भी ये पोलराइज करेगा, क्योंकि CO2 को भी पोलराइज कर पा रहा था जो कि नॉन पोलर था। ये तो अपने आप में पोलर है थोड़ा सा, तो इसके साथ भी ये रिएक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ तो पाई बॉन्ड है नहीं, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा Cl का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से Cl के थ्रू जाना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा CHCl2 के फॉर्म में, ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, सॉरी ONA आएगा। अब हाईली एक्टिवेटिंग होने की वजह से यदि हम यहाँ पर वाटर में भी इसका रिएक्शन करवाएं तो दोनों Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से। दोनों Cl सब्स्टिट्यूट हो गया OH से। अब यहाँ पर यदि हम एसिडिक मीडियम देते हैं तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में हीट करने पर ये H2O को लूज करेगा, तो H2O को लूज करेगा तो अब ये CO डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ये बॉन्ड O के साथ चला जाएगा और Na की जगह भी H आ जाएगा। यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH, पहले से ही है, O के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो क्लियरली हमारा ये बन गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन रहा है, जिसका कमर्शियल नेम है सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ पर जरा हम इसका एक्सटेंशन करके देखते हैं। यदि हमने यहाँ पर नॉन पोलर CCl4 ले लिया है, पायरीन ले लिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया है, तो क्या होगा? तो अब सोचिए, मैं दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ, NaOH एंड CCl4। क्लियरली CCl4 में से एक Cl को हटा के हम और इसको ONA बना के हम यहाँ लगा देंगे, CCl3 हो जाएगा। और इसका यदि हम रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं एक्सेस में, तो यहाँ पर क्लियरली 3 OH ग्रुप आ जाएगा। अब यदि इसमें हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होने वाला है, H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, OH, और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एक OH ग्रुप बना हुआ है। क्लियरली हमारा सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड हम रिमर-ट्रिमेन रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट।
यदि हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिंक हमारा ऑक्सीफाइल है, ऑक्सीजन को ले लेता है, तो फिनॉल को ये बेंजीन में रिड्यूस कर देगा। जिंक को हम डस्ट फॉर्म में क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने जितने स्मॉलर पार्टिकल के फॉर्म में होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए हम यहाँ पर जिंक डस्ट ले रहे हैं। उसमें हीट करने पर क्लियरली हमारा ये यहाँ पर सिर्फ H बच जाएगा, H को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, मैं समझाने के लिए यहाँ दिखा देता हूँ, और ZnO हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम बेंजीन, फिनॉल को बेंजीन में रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फिनॉल का करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। फिनॉल में OH डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, इसको हटाने के लिए क्लियरली हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 इन एल्कलीन मीडियम ले सकते हैं, और ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजोक्विनोन में। बेंजोक्विनोन में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। यदि हमने यहाँ पर रिसोर्सिनॉल लिया है तो वो भी इसी तरह से ऑक्सीडाइज होगा। ये भी हमें बेंजोक्विनोन देगा। तो इस तरह से हमारा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल शुरू करने जा रहे हैं। ईथर, ईथर में हमारा क्या होता है? ROR का बॉन्ड होता है, और यहाँ पर ये दोनों ही बच्चों ये बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप होने की वजह से यहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के बाद भी 111 डिग्री के आसपास का एंगल बन जाता है। यदि हम यही चीज़ अल्कोहल में देखें, अल्कोहल में एक ही बल्की ग्रुप है, ऑलमोस्ट लोन पेयर होने के बाद भी यहाँ पर 107 डिग्री के आसपास का एंगल बन जाएगा, जबकि बनना चाहिए दो लोन पेयर की वजह से 104 डिग्री का एंगल, क्योंकि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होता है यहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। और यदि यहीं पर हम फिनॉल ले लेते हैं तो फिनॉल में ये एंगल ऑलमोस्ट 109 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट एंगल है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एंगल यहाँ पर ज़्यादा है। एंगल यहाँ पर ज़्यादा है तो ईथर को प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ईथर ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लोन पेयर के साथ इसका रिपल्सन बढ़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके हम देखेंगे मेथड जो है वो भी कम है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर के प्रिपरेशन करने के 2 मेथड्स हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं इथेनॉल। इथेनॉल यदि हम एक्सेस में लेते हैं यानी 2 मोल लेते हैं और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लें कैटलिस्ट में, और इसको 413 केल्विन तक टेम्परेचर रखना है, इससे थोड़ा लेस ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ईथर। ईथर हमारा ROR है, क्लियरली दोनों तरफ सेम R ग्रुप होगा, हमारा सेम कार्बन चेन होगा। मैंने CH3 CH2 को यहाँ C2H5 करके दिखा दिया है, जो कि हम दिखा सकते हैं। अब प्लस में क्या आएगा? वाटर, क्योंकि इसमें से एक मोल जो है H को लूज करता है और दूसरा मोल OH लूज करता है। इस तरह से हमारा डिहाइड्रेशन होता है। अब क्वेश्चन आता है सर डिहाइड्रेशन से तो एल्कीन बनता है, तो ईथर कैसे बनता है? तो उसका हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख रहे हैं, और ये क्लियरली टेम्परेचर कम है तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। 443 केल्विन होता या उससे ज़्यादा होता तो हमारा एल्कीन ही मेजर होता है यहाँ पर। तो मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ
एल्कोहल क्योंकि एसिड है। यदि हम एल्कोहल का प्रोटोनेशन करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर इथेनॉल है, इथेनॉल हमारा प्रोटोनेटेड हो जाएगा, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं O अपने पर पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहेगा, तो ये इसमें से कार्बोकैटायन जनरेट करवाएगा खुद H2O बनने के लिए, खुद न्यूट्रल बनने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का जो नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। तो जैसे ये कार्बोकैटायन बनेगा तो एल्कोहल तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड मॉलिक्यूल भी है, तो फटाफट वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, क्योंकि वाटर से ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल एल्कोहल होता है। तो वाटर की जगह यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्कोहल करेगा। एल्कोहल में हमारे पास R ग्रुप है जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन को दे रहा है, और एंगल में हमने क्या देखा है, ज़्यादा है, तो आराम से यहाँ पर रिपल्शन हो सकता है लोन पेयर का। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे दोनों स्टेप को कंबाइन करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ROH ऑन कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का बनना भी दिखाएंगे और एल्कोहल का अटैक भी दिखाएंगे। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन इस पर एल्कोहल अटैक करेगा। मैंने इसको उल्टा करके दिखाया है जिससे हमारा एरो शॉर्टर बनाना पड़े। ये कार्बोकैटायन बना तो इस पर अटैक हो गया, क्या बनेगा हमारा यहाँ पर CH3 CH2 H2O, तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसके साथ बॉन्ड किसका आएगा, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑक्सीजन आया। पॉजिटिव चार्ज जाना चाहिए इस पर, लेकिन अब ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गया। इसके साथ एक H भी अटैच है, इधर हमारा CH2 CH3 है। जब भी ऐसा केस आता है तो ऑक्सीजन अपने आप को क्या करता है, न्यूट्रल करने के लिए यदि H इसके साथ है तो H+ को लूज करके न्यूट्रल कर सकता है, यानी डीप्रोटोनेशन कर सकता है, और ये H+ ईजिली यहाँ पर वाटर में डिजॉल्व होकर अलग हो सकता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप और लास्ट लिखेंगे डीप्रोटोनेशन का। इसमें क्या करेंगे हम, इस H को इसमें से निकाल देंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3 और प्लस में H+। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ईथर हमारा बन रहा है। लेकिन ये जो रिएक्शन है उसके लिमिटेशन है, इसमें हमारा एल्कीन भी कुछ न कुछ अमाउंट में बन जाता है और ईथर से बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बनता है। यानी ईथर जितना हम मेजर अमाउंट में चाहते हैं उतना मेजर अमाउंट में नहीं बन पाएगा, क्योंकि सेम रिएक्शन एल्कीन भी देता है। इसी वजह से इस रिएक्शन का यूज लेबोरेटरी मेथड में नहीं किया जाएगा, जहाँ पर बिल्कुल हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके काइनेटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं पर हम इस मेथड से हम बना सकते हैं ईथर। अब यहाँ पर दूसरा लिमिटेशन क्या है, यहाँ ओनली ROR बनेगा, यानी सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। यदि हमें ROR- यानी एसिमेट्रिकल एल्कोहल बनाना पड़ेगा, यदि दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन चेन रखना पड़ेगा, तो ये मेथड आइडियल नहीं है उसके लिए। तो हम लोग अब यहाँ पर करने जा रहे हैं, यदि हमें एसिमेट्रिकल ईथर बनाना होगा तो क्या करेंगे, और यदि हमें मेजर अमाउंट में ईथर चाहिए तो क्या करना है। तो उसके लिए हम सेकेंड रिएक्शन करेंगे, विलियमसन सिंथेसिस। यहाँ जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो हेलो एल्केन में रिएक्शन था, लेकिन मैंने वहाँ पर नेम करके इसको नहीं बताया था, तो यहाँ पर मैं नेम करके बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। हम रिएक्शन करवाएंगे RX का, हेलो एल्केन का, RONA से। यदि हम दोनों R ग्रुप सेम चाहते हैं तो दोनों में सेम R ग्रुप रहेगा, दोनों कार्बन चेन सेम चाहते हैं तो। यदि हम डिफरेंट चाहते हैं तो डिफरेंट रखेंगे। यदि हम यहाँ पर सेम रखें तो ROR बनेगा और NaX हमारा बाई प्रोडक्ट। ये सिंपली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से X हट गया और यहाँ से Na हट गया, NaX हमारा बाई प्रोडक्ट हो जाता है। यदि हम RX लेते हैं और यहाँ पर R-ONA लेते हैं तो क्लियरली हमारा ROR- बनेगा, फिर NaX बनेगा। जनरली हमारा हेलोजन जो है Cl वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है, F तो प्रेफरेबल होगा ही नहीं।
अब यहाँ पर रिएक्शन जो हमारा है उस पर भी ध्यान देंगे थोड़ा। रिएक्शन हमारा SN2 काइनेटिक्स को फॉलो करता है। SN2 रिएक्शन है, SN2 सब्स्टिट्यूशन है। तो उसमें क्या किया जाता है SN2 सब्स्टिट्यूशन में? हमें एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी रखने की कोशिश की जाती है, और यदि दोनों मान लो प्राइमरी है तो जो स्मॉलर कार्बन चेन है उसको रखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होकर ईथर हमारा मेजर अमाउंट में आए। यदि हम 2 डिग्री या 3 डिग्री रखते हैं तो वहाँ एल्कीन भी मेजर हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, हो नहीं सकता, होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RONA हमारा स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन को ज़्यादा करवाता है, स्पीड अप। वो हम कर चुके हैं पीछे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? RX को हमें प्राइमरी रखना पड़ेगा एंड स्मॉलर कार्बन चेन। जिससे हमारा क्या हो, एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं बने। जरा एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। यदि हमें प्रिपेयर करना हो CH3CH और यहाँ पर हमारा OCH3 लगा है, तो हम क्या लेंगे? आप यहाँ पर कहेंगे कि सर हम ले लेते हैं CH3Cl और प्लस में CH3CH और यहाँ पर हमने ONA लगा दिया। ये रिएक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल होगा? बिल्कुल यही रिएक्शन प्रेफरेबल होगा, बिल्कुल ये करेक्ट मेथड है। लेकिन यदि हमने यहाँ पर ले लिया है CH3CH और यहाँ पर हमने Cl लगा दिया, क्लोरो आइसोप्रोपेन, तो और यहाँ पर हमने CH3ONA ले लिया, तो हमारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट यानी ये मेथड सही नहीं है। ये मेथड ये दे नहीं पाएगा, ये हमें एल्कीन दे देगा, बल्कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बना देगा। ये हमारा यहाँ पर मेजर हो जाएगा, क्योंकि RONA यहाँ पर यानी CH3ONA हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और 2 डिग्री कार्बोकैटाइन देगा सब्स्टिट्यूशन में। तो 2 डिग्री कार्बोकैटाइन स्टेबल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस में एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमें इसको क्या करना है? हमेशा 1 डिग्री रखने की कोशिश करनी है एल्काइल हैलाइड को। यदि यहाँ पर Br होगा तो और ज़्यादा प्रेफरेबल होगा रिएक्शन, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो हमने समझ लिया कि यदि हमें एसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो या ईथर हमें मेजर अमाउंट में चाहिए तो विलियमसन सिंथेसिस यूज़ करेंगे। क्या इस रिएक्शन का यूज किया जा सकता है फिनॉल का ईथर बनाने के लिए? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें करना क्या पड़ेगा? हमेशा सोडियम फेनोक्साइड लेना पड़ेगा और यहाँ पर लेना पड़ेगा CH3Cl यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। जनरली हम प्राइमरी वाला ईथर यहाँ मेजर बना सकते हैं। OCH3 आ जाएगा, ये हमारा एनिसोल कहलाता है, मिथॉक्सी बेंजीन, IUPAC नेम है इसका। तो हम फिनाइल एल्काइल ईथर भी बना सकते हैं। इसका एक क्लास है, क्लास ऑफ कंपाउंड है, ये OR लगा रहेगा तो फिनाइल एल्काइल ईथर कॉमनली कहते हैं। तो फिनाइल एल्काइल ईथर भी हम विलियमसन सिंथेसिस का यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर ले रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ईथर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन से, एल्काइल हैलाइड से, इन सब से ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी बन रही है। बॉन्ड एंगल हमने देखा था 111 डिग्री के अप्रॉक्स में आ रहा था, और ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों तरफ की पोलैरिटी ऑक्सीजन की तरफ जा रही है, जिससे इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है और बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से और एल्काइल हैलाइड से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल से कम रहेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल वाले में, क्योंकि अल्कोहल हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब यदि हम इसकी सॉल्युबिलिटी की मेंशन करें, बाकी जो बॉइलिंग पॉइंट का है रूल, यदि आपकी ब्रांचिंग होगी आइसोमर में तो कम हो जाएगा, वो सेम चलेगा। यदि आपका कार्बन एटम का नंबर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा,
क्योंकि मास और साइज दोनों बढ़ता जाता है, और मास और साइज पर ही तो मोलिकुलर रिएक्शन डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। तो इसलिए हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसमें बढ़ता जाएगा। यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इसका वाटर में बहुत कम है, क्योंकि दोनों तरफ R ग्रुप है, तो दोनों तरफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप होने की वजह से, कार्बन ग्रुप होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और मिथॉक्सी मीथेन तो थोड़ा बहुत सॉल्युबल भी होगा, लेकिन उसके बाद सॉल्युबिलिटी एकदम से कम हो जाती है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल हो जाता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस, ईथर के केमिकल रिएक्शंस। यदि हम ROR का रिएक्शन करवाना चाहते हैं, हम यहाँ ROR डैश ले लेते हैं रिएक्शन को समझने के लिए, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने से रिपल्सन ज़्यादा नहीं था, तो बॉन्ड क्लीव ईजिली नहीं होता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर एसिड ले लें, HX ले लें, और वो भी एक्सेस में, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा। यानी रिएक्शन हमारा ड्रास्टिक कंडीशन में हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्लियरली हमारा यहाँ पर बन जाएगा RX प्लस R-OH। जो हमारा RX है उसमें कार्बन चेन हमारा स्मॉलर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कुछ बातें कंडीशंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि रिएक्शन यदि SN2 मैकेनिज्म जनरली जाता है, SN2 मैकेनिज्म के बेसिस पर RX हमारा ज़्यादा इजीली बनना चाहिए। और रिएक्शन जो डिपेंड करेगा, मैंने अभी बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, तो क्लियरली यदि हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें तो HI की रिएक्शन सबसे ज़्यादा बेटर होगी यहाँ पर, उसके बाद होगी HBr की, फिर HCl की। HF तो रिएक्शन करता ही नहीं है, तो HF को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इसी ऑर्डर में डिक्रीज होता है हाइड्रोजन हैलाइड का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पर रिएक्शन होने की वजह से HI का रिएक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। यदि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3O CH2CH3, यदि हम इसका रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं, तो HI के साथ रिएक्शन हमारा जनरली SN2 ही होना चाहिए। SN2 होने की वजह से ये जो H प्लस और I माइनस है, I माइनस का अटैक स्मॉलर कार्बन चेन पर होगा, क्योंकि SN2 में बैक साइड अटैक होता है। ये बैक साइड अटैक करने के लिए इस पर इसका अटैक ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। क्लियरली हमारा प्रोडक्ट जो है CH3I और इथेनॉल बनेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकेंडरी ईथर, इसका रिएक्शन हम HI के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर 2 कार्बोकैटाइन बन सकता है। दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटाइन, और यदि यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। हम जानते हैं कि यदि आपका कार्बोकैटाइन 2 तरह का बन रहा है, तो रिएक्शन कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और रिएक्शन यदि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पर बच्चों डिपेंड किया तो क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म वहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। और SN1 मैकेनिज्म में जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है उसका प्रोडक्ट बनेगा, उसके साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारा I माइनस है, I माइनस का अटैक ज़्यादा प्रेफरेबली इस कार्बन पर होगा, तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा I लग जाएगा यहाँ पर, और हमारा इथेनॉल बन जाएगा बाय प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि हम यहाँ पर फिनाइल एल्काइल ईथर लेते हैं तो क्या होने वाला है, तो फिनाइल एल्काइल ईथर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट केस है। यदि हम इसका रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि CO बॉन्ड आपका बेंजीन वाला जो है वो तो ब्रेक डाउन होगा नहीं, क्योंकि हमारा ये रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आएगा। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो बनेगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आयोडाइड और फिनॉल बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ हमारा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, ये हमारा इजीली टूटेगा नहीं, तो क्लियरली हमारा रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, यानी CH3CH2X यानी I यहाँ पर बनेगा और फिनॉल बनेगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये कार्बोकैटाइन हमारा स्टेबल हो या अनस्टेबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा फिनॉल बनना है और एल्काइल आयोडाइड बनना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि हम सेकेंडरी ईथर में यदि मैकेनिज्म करें
HI के साथ या HX के साथ एक हम मैकेनिज्म करके यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है ईथर और इसका रिएक्शन हम HI के साथ करवा रहे हैं, तो क्लियरली ये हमें क्या देगा, I माइनस और H प्लस है। इसमें प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा था, पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर I लगना था और मेथनॉल हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले ये जो हमारा ईथर है वो HI में से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये दोनों डोनर ग्रुप है, दोनों कार्बन चेन है। तो क्लियरली क्या करेगा, ये इजीली प्रोटोनेटेड हो जाएगा। यहाँ पर पहले ये प्रोटोनेशन होगा इसका, यहाँ पर हो गया इसका प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन होते ही क्या होगा, ये कार्बोकैटाइन बना के अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो उसी टाइम में क्या होगा, इस पर फास्ट अटैक हो जाएगा। ये अटैक जो हमारा कार्बोकैटाइन जो बनना है वो स्लो स्टेप होता है। तो कार्बोकैटाइन का बनना हम यहाँ पर दिखाएंगे स्लो स्टेप है, क्योंकि कार्बोकैटाइन अपने आप में स्टेबल होगा नहीं, कोई भी चार्ज स्टेबल होगा नहीं, ये हमारा स्लो स्टेप हो जाएगा। और इसमें बनेगा क्या, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री से, तो इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा ऑक्सीजन को और ये हमारा मेथनॉल अलग हो गया और बन गया इधर कार्बोकैटाइन। यहाँ पर एक बात नोट करने वाला है कि मेथनॉल भी हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, तो रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन हमने HI लिया हुआ था इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा यहाँ पर। तब यहाँ पर क्या होगा, I माइनस, स्लो स्टेप को हम रिवर्सिबल फॉर्म में दिखाते हैं, हमने रिवर्सिबल दिखा दिया। अब I माइनस का जो अटैक है सेकेंडरी कार्बोकैटाइन पर इस पर होगा और ये होगा हमारा फास्ट। क्लियरली कार्बोकैटाइन बनने की वजह से मैंने यहाँ बताया था कि मैकेनिज्म हमारा SN1 में जाता है यदि हमारा सेकेंडरी या टर्सरी ईथर हो, तो इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग करने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन एनिसोल यानी मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन में हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम करने जा रहे हैं ब्रोमिनेशन। मिथॉक्सी बेंजीन में CH3 होने की वजह से ये अच्छा इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ब्रोमिनेशन। सबसे पहले ब्रोमिनेशन, ये अच्छा प्लस R इफेक्ट होने की वजह से ब्रोमिनेशन आपका हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर पोलर मीडियम लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि OH से कम अच्छा डोनर है ये, यानी कम अच्छा प्लस R दिखाता है। Br2 हम और लेंगे इथेनोइक एसिड, उनके प्रेजेंस में करवाएं, यहाँ ब्रोमिनेशन हो जाएगा और पैरा होगा मेजर। पैरा हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो भी, लेकिन वो माइनर रहेगा। अब हम यहाँ पर यदि हम नाइट्रेशन करवाना चाहें तो नाइट्रेशन के लिए जैसे क्लोरोबेंजीन में कंडीशंस लेते थे वही कंडीशंस हमें यहाँ पर लेना है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसके प्रेजेंस में यहाँ पर हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट फिर से मेजर बनेगा। क्यों बनेगा पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर? क्योंकि यदि हमारा ऑर्थो यहाँ पर बनता है तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन चेन है। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड वीकली होता भी है तो वो इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। तो हमारा यहाँ पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर आएगा और इसी में हम देखेंगे
कि हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें दो तरह के रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन यहां पर होगा। फर्स्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें CH3Cl ले लिया और एनहाइड्रस AlCl3 लेकर हम डार्क में हीट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, यहां पर पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर हो जाएगा। मैं यहां ओनली मेजर प्रोडक्ट दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये हमारा मेजर है। अब यदि हम यहां पर एसाइलेशन करना चाहें, एसाइलेशन भी हो सकता है फ्रीडल क्राफ्ट का, एसाइलेशन करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हम एसाइल हैलाइड अपना रिएजेंट लेंगे। जैसे हमने ले लिया CH3COCl, यहाँ पर कीटोनिक डेरिवेटिव बनेगा, वही लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। डार्क में फिर हीट करना है, तो आपका क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट यहाँ भी मेजर हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। इस तरह से हमारा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलेगा। और फिनॉल में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रीडल क्राफ्ट वाला हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर OH ग्रुप था जो कि फिनॉक्साइड आयन दे देता था और हाईली एक्टिवेटिंग था वो। लेकिन यदि हम उसका प्रोटेक्शन कर देते, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको यदि हम OCH3 में कन्वर्ट कर देते, फिर हम फ्रीडल क्राफ्ट करवाते, फिर दोबारा उसको फिनॉल में कन्वर्ट करवा देते, तो पॉसिबल था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।